नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 नवंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा फायर एंड इम्प्यूनिटी, कि जिस तरीके से अभी अलग बैक टू बैक एक ट्रेजेडीज़ का होना देखा जा रहा है, जिसमें इनोसेंट छोटे बच्चे या फिर इनोसेंट इंडिविजुअल्स या कोविड पेशेंट्स की डेथ हो रही है आग की वजह से। ठीक है, तो उसमें कितना ज़्यादा रिस्क रहता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जिन लोगों ने ये डेवलपमेंट किए हैं, डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जिन लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो उन्होंने कितनी कोताही बरती है, जिसकी वजह से जो इनोसेंट या फिर निर्दोष लोग हैं उनको भुगतान देना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। डिजास्टर वाला जो पॉइंट है हमारा, उसी को एक्सटेंड कर लेना, जीएस पेपर 3 में है। इसके अलावा राइजिंग बैरियर्स, देखो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी हरियाणा की लेजिस्लेचर ने भी पारित कर दिया है ये बिल कि 30,000 रुपये तक की जो भी जॉब्स हैं हरियाणा में, जो भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, उसमें 75% रिजर्वेशन दे दिया गया है लोकल्स के लिए। तो उसमें यहाँ पर अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं एडिटर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके आगे तीसरा जो आर्टिकल रहेगा वो हमारा थोड़ा सा थीम लेंगे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एक केस लंबा चलता चला जाता है, तो उसमें एक पार्टी, कोई सी भी एक पार्टी, दो लिटिगेंट पार्टीज होती हैं, ठीक है, एक तो विक्टिम और एक अक्यूज्ड। तो उनमें से आप देखो कि एक जो अक्यूज्ड है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले करवाता रहे, और डिले करवाने से वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करते रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो लॉज अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें जितनी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, उनका फ़ायदा उठा करके जुडिशियल डिले करा दिया जाता है। और आपको पता ही है, डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। फिर जो अभी टारगेट है कि हम जो ग्लासगो में COP26 हुआ है, उसमें हमने कमिटमेंट्स दिए हैं, उन कमिटमेंट्स को अचीव करने में और एक्चुअल में जिस ट्रेजेक्ट्री पे हम चल रहे हैं, उन दोनों में कितना गैप है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल से 2-4 पॉइंट और निकालेंगे। और साथ में T20 वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी दो टीम्स, एक तो साउथ अफ्रीका और एक इंडिया, दोनों के जो स्कीपर्स हैं, कप्तान हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से अपनी एक, कह सकते हैं ना कि अपनी एक लीडरशिप शो की है, एक तो रिलीजन को लेकर के, एक रेस को लेकर के, वो बोले इन दोनों के स्टैंड को बहुत ज़्यादा हाई ले गया है। अब वर्ल्ड कप जीतने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छा एक इमेज बन चुकी है विराट कोहली की और साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बवुमा की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखेंगे इस आर्टिकल को। तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फायर एंड इम्प्यूनिटी। देखो इस आर्टिकल में बताया है कि दिल्ली की बात है, 1997 में उपहार सिनेमा में एक आग लग गई थी, जिसमें बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। और अब जाकर के उस केस को लंबा खींचते खींचते अब जाकर के रियल एस्टेट बैरन, दैट मीन्स रियल एस्टेट के जो बहुत बड़े नामी गिनामी नामों में से आप देखो तो सुशील और गोपाल अंसल, दोनों को 7 साल की सिंपल जेल दे दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के, और ये डिसीजन दिया है दिल्ली के एक कोर्ट ने। तो इसके पीछे मुद्दा जो है वो ये कि एक फायर एक्सीडेंट हुआ था 1997 में उपहार सिनेमा में, और उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस अवेलेबल थे, उन एविडेंसेस के साथ में इन्होंने छेड़छाड़ की थी, और इस छेड़छाड़ के लेकर के इनको सज़ा भी दी गई है। तो उपहार केस जो है, इसने देखो कि जिस तरीके से आग से रिलेटेड इंसिडेंट्स हमारे यहाँ पर होते रहते हैं, कभी हॉस्पिटल्स में, कभी सिनेमा में, कभी कोचिंग सेंटर्स पे, तो बोलो उन पर एक नज़र डालने के लिए मजबूर किया है, इसको एक तरीके से हाईलाइट किया है, इस मुद्दे को एक बार फिर से। दिल्ली कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है, जिसमें आग की वजह से बहुत जनों की डेथ हुई थी, यही चीज़ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा भोपाल में देखो, अहमदनगर में देखो, अलग अलग जगहों पर देखो आप, जहाँ पर आग लगने की वजह से कहीं पर कोविड पेशेंट्स की डेथ हो रही है, कहीं पर हॉस्पिटल में जो इन्फेंट छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ हो रही है। तो उपहार केस हो, या चाहे भोपाल हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी आज के 2 साल पहले वो हो, या फिर कोलकाता में 2016 में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी वो हो, तो फायर ट्रेजेडीज़ जो हैं वो लगातार चलती चली जा रही हैं। और अभी तक भी देखा जाए तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस को टैकल नहीं किया जा रहा है। देखो जब कभी भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, तो इसमें 2 तरीके के इश्यूज आते हैं, एक तो क्रिमिनल और एक सिविल।
कैसे? देखो, आग लग गई तो आग लगने की वजह क्या है, उसमें किसकी गलती है, तो उस गलती करने वाले के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया क्रिमिनल इसका फेस। अब बात आ जाती है सिविल फेस की। जिन लोगों की डेथ हो गई, जिन लोगों को इंजरी हुई है इस तरीके की आग लगने की वजह से, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ तो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए उन विक्टिम्स को। तो ये हो जाएगा सिविल लॉ। तो एक जो सिविल और क्रिमिनल दोनों फेसेस की बात करें तो दोनों को प्रॉपर्ली अपहेल्ड करना जरूरी है अगर ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं। जबकि आपको पता है, हमने ऑलरेडी जो न्यूज़ वाला पोर्शन डिस्कस किया था परसों का, कल का नहीं परसों का, उसमें क्या था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। जब जनवरी में भंडारा में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी और उस कमेटी ने 15 पॉइंट्स की रिकमेंडेशन दी थी, और आज कितने महीने हो चुके हैं, ये 11वां महीना चल रहा है, नवंबर, ठीक है। तो ऐसे में टोटल 9 मंथ्स, टोटल ऑलमोस्ट 10 मंथ्स स्पेंड हो चुके हैं, अभी तक भी उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके अलावा भोपाल में जो आग लगी हॉस्पिटल में, और उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता पड़ा कि उस हॉस्पिटल के पास में फायर से रिलेटेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं था। दैट मीन्स प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाई थी फायर अथॉरिटीज से कि वो हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का जो काम है वो फायर को टैकल करने की सिचुएशन में कैसे काम करेगा। मतलब एनओसी ही उनके पास में नहीं थी, अप्रूवल ही नहीं था, तो फिर उन्होंने कैसे अपना हॉस्पिटल कंटिन्यू कर लिया। ये कुछ लूप होल्स हैं, इनको जब तक करेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये इस तरीके के इंसिडेंट्स लगातार आते ही रहेंगे। देखो, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 की इश्यूज को हाईलाइट किया था उपहार वाले केस में, ठीक है। एक तो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की कमी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस, चाहे सिनेमा हो चाहे हॉस्पिटल्स हो, वहां पर कम से कम ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनकी कमी की वजह से या इनकी मिसनेस की, मतलब इनके मिस होने की वजह से, जैसे फायर को टैकल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका प्रॉपरली डिप्लॉयमेंट ना होना, तो वो और है भी तो केवल दिखाने के लिए। तो बोलो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि निर्दोष लोगों की जानें चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड स्टाफ की कमी रहती है, स्टाफ में की, अब वही बात है कि चाहे सिनेमा हॉल हो या फिर हॉस्पिटल में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आग लगती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होंगे, वहाँ पर जो स्टाफ है वही तो है ना, वही तो रिस्पॉन्ड करेगा, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके अलावा आप देखो भोपाल, अहमदनगर या सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, ठीक है। तो फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पर बहुत ही कम अटेंशन दिया जाता है, जो कि इन ट्रेजेडीज़ का कारण बनता रहता है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा, म्युनिसिपल बॉडीज़ की बात करो या फिर लोकल अथॉरिटी, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ये भी मतलब कॉम्प्लिसिट होके बैठी हुई हैं कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़, आग आज सूरत में लग गई, कल भोपाल में लग गई, कहीं दिल्ली में लग गई, कभी दिल्ली में भी फैक्ट्री में कहीं पे आग लग जाती है। तो ये सिचुएशन बोले एकदम नॉर्मल कंडीशन कंसिडर करते हैं और आगे मूव फॉरवर्ड, आगे चलो करके इग्नोर करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उनको कॉम्पनसेशन देने का कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ पर प्रॉपर, इसके लिए एक प्रॉपर कानून नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, मतलब सरकार किसकी है, और जो ये इस तरीके का जिस एरिया में ये इंसिडेंट होते हैं उस एरिया में सरकार या वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या वहाँ पर रोल है, उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन दिए जाएंगे। और अगर दिए भी जाते हैं तो एडॉक मैनर में दिए जाते हैं। दैट मीन्स कि सिचुएशन को देखा जाएगा और उसके हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर लॉ होना ज़रूरी है, सिविल लॉज का बनना ज़रूरी है। फिर मुद्दा कहाँ पहुँच जाता है, जब कॉम्पनसेशन के लिए लॉज अवेलेबल नहीं होते हैं तो मुद्दा पहुँच जाता है हायर जुडिशरी तक, और फिर हायर जुडिशरी डिसाइड करती है कि जी जिन लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, जिन इनोसेंट इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, उनको, उनके परिवारजनों को इतना रुपया मिलना चाहिए। अब इसके अंदर भी आप देखो कि मुद्दा कब पहुंचता है जुडिशरी के पास में, जब विक्टिम या विक्टिम के एसोसिएटेड इंडिविजुअल हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो उस केस को हाईलाइट करते हैं। तो पहले एक तो उनका खुद का अपना एक इंडिविजुअल है ना, उसकी डेथ हुई हो या फिर उसकी इंजरी हुई हो, एक तो वो ट्रॉमा, उसके बाद में फिर आप
पैसा लगाना पड़ता है एक लीगल असिस्टेंस के लिए, वो एक और चिंता की बात। और फिर बाद में बैक टू बैक आप तारीख पे तारीख वाला मुद्दा है वो चलता रहता है। इसकी वजह से आप देखो 1997 का उपहार सिनेमा का केस आज 2021 में अगर कोई डिसीजन आ रहा है तो कितना डिले हो चुका है, और लोग जो है वो कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, उनको कितने सालों तक वेट करना पड़ गया है। तो ये चीज़ें ट्रॉमा बढ़ा देती हैं और भी ज़्यादा सिचुएशन को एग्जर्बेट कर देती है, सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देती हैं, राइट। तो ऐसे में देखो, कॉम्पनसेशन देना उसमें आर्बिट्रेरीनेस ना हो, एक प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए, एक लॉ अवेलेबल होना चाहिए। उपहार केस में कोर्ट ने क्या फिक्स किया है कि जो विक्टिम्स हैं उनको पहले 2003 में कह दिया था 18 लाख रुपए दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए तक देने की बात कही थी। तो कितना ज़्यादा टाइम डिले हो गया और कॉम्पनसेशन भी रिड्यूस हो गया। वैसे तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया था कि आपको इस तरीके के जो टॉर्ट्स आ रहे हैं, टॉर्ट्स का मतलब रॉन्गफुल एक्ट्स है ना, इनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, और इसकी लॉ के कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही पार्लियामेंट में 1965-67 में एक लॉ भी लाया जाता है, बिल भी लाया जाता है, पर वो बिल लैप्स हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी ज़रूरी है इन अथॉरिटीज़ की, जो ऑनर बन के बैठे हैं, जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों की जानें खतरे में चली जाती हैं। तो एक अर्जेंट मैनर में लॉ लाना ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राइजिंग बैरियर्स। देखो आर्टिकल में बताया जा रहा है, जैसे कि हमने न्यूज़ ऑलरेडी देख ली थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने देखो नोटिफाई कर दिया है, पिछले हफ्ते की बात है, कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं और उन जॉब्स की अगर पेमेंट देखें तो पर मंथ अगर 30,000 या उससे कम है तो इस तरीके की जॉब्स में प्राइवेट सेक्टर में भी 75% जॉब जो है वो हरियाणा के लोकल्स के लिए रिजर्व रहेंगी, 75% सीट्स। ओके, और ये एप्लीकेशन में आ जाएगा लॉ जनवरी 15 से। तो देखो जो इंटेंट है ना इसके पीछे, इसमें ये है कि हरियाणा के जो यूथ हैं उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जिससे कि वो वहाँ पर एक कह सकते हैं ना कि यूथ एनर्जी को एक तरीके से हार्नेस किया जा सके, यंग एनर्जी को, और साथ में बेरोजगारी ना फैले। पर सवाल ये है कि इस तरीके के लॉज जब लाना शुरू कर देंगे, आज एक स्टेट लेकर के आया है, इसी तरीके से कर्नाटका और महाराष्ट्र भी इसी लाइन में लगे हुए हैं, कल को ना वो भी इसी तरीके के लॉज लेकर के आएंगे, तो इसका नुकसान कंट्री एज अ होल बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो राइट टू इक्वालिटी। एक इंडिविजुअल जो अपने यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरे स्टेट में अगर जाकर के वो जॉब लेना चाहे और उससे अपनी फैमिली की लाइवलीहुड है वो अर्न करके लेके आए और फैमिली को एक अच्छी खासी ज़िंदगी देना चाहे, तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं उनसे दूर कर रहे हो। एक जो फ्री मूवमेंट होता है ऑक्यूपेशन के लिए, हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में सीधा सा दिया हुआ है कि आप अपने रोजगार के लिए कहीं पर भी जाके सेटल हो सकते हो। ठीक है, हाँ, ये देखना है कि जो रूल स्टैब्लिश बाय लॉ है या कल्चरल इश्यूज है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करो और फिर आप रोजगार कर सकते हो कहीं पर भी। तो इस तरीके से स्टेट जो हैं जो अपने हिसाब से ऐसे लॉज बनाएंगे और अपने खुद के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे जॉब्स में, तो इस केस में तो फिर बाद में दूसरे स्टेट से जो लोग आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उन लोगों को आप डिसइंसेंटिवाइज करोगे, वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे, और अट्रैक्टेड नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि हरियाणा जैसे स्टेट अगर ऐसे काम करते हैं ना, तो वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज ला करके इन्वेस्ट करती हैं, उनके लिए अट्रैक्शन का स्कोप कम हो जाएगा। मतलब हरियाणा में जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं ना, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी कोई भी स्टेट में जाकर के क्यों इन्वेस्ट करती है? क्योंकि उनको वहाँ पर लगता है कि वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और वहाँ के लॉज हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने वाले हैं, और दूसरा जो लेबर है वो भी सस्ती मिल जाएगी और स्किल्ड लेबर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरत जो है वो कुछ और है, जबकि सरकार जो है वो केवल और केवल पॉलिटिकल क्लाउड, दैट मीन्स अपनी खुद की पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरीके के कानून लाती रहती है, और इसी तरफ ये अपनी तरफ से हरियाणा ने भी शुरुआत कर दी है। बाकी लाइन में और भी स्टेट्स लगे हुए हैं, वो और है। देखो इस तरीके से स्टेट की जो अट्रैक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे इमेज डाउन होती है एक स्टेट की जब इस तरीके कानून लाते हैं, और साथ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लॉन्ग रन में
थोड़े थोड़े हार्म होते चले जाते हैं, जो कि लॉन्ग रन में एक स्टेट के लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं। कंपनीज जो है वो चाहती हैं कि अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं, लॉज कहाँ पर फेवरेबल अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टेट पॉलिसी है वो होनी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहेंस करने की, जिस तरफ इंडिया अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, जिससे कि एक स्टेट में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आए। पर इस तरीके के कदम जो उठाए जाएंगे ना, तो फिर देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लेबर लॉज को रिफॉर्म्स में लेकर के आओ, लेबर लॉज में कुछ कमियां हैं उनको करेक्ट करो, ना कि आप बिजनेस के लिए हर्डल क्रिएट करो। अगर आपने लेबर लॉज को इंप्रूव नहीं किया और इस तरीके की बिजनेस हाउसेस के लिए हर्डल्स क्रिएट कर दी, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर वैसे ही रोजगार नहीं बन पाएगा। तो ये सिचुएशन हरियाणा में ही नहीं, इसके अलावा डोमिसाइल बेस्ड पॉलिसीज की बात करें कि हाँ जी स्टेट का कौन है रेजिडेंट, उसी के हिसाब से नौकरी दी जाए, ये इस लाइन में और भी स्टेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो केवल और केवल पॉलिटिकल गेन के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को, हमें ज़रूरत है अनस्किल्ड इंडिविजुअल को स्किल देने की, सेमी स्किल्ड को भी अपग्रेड करने की। लेबर फोर्स जितना डाइवर्सिफाइड मैनर में हमारे पास में अवेलेबल होगी, उसी के हिसाब से वो एम्प्लॉयबल भी होते चले जाएंगे और उनको जॉब्स में मिलती चली जाएगी। तो ऐसे में केवल इलेक्टोरेट को पैसिफाई करना कि हाँ वोटिंग राइट्स, वोट हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, उसके लिए काम करना, ये बात ठीक नहीं है। इसके अलावा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा बनाओ ना आप, जहाँ पर लेबर की ज़रूरत हो, जैसे अपैरल की बात करो, कपड़ों से संबंधित जो इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर लेदर इंडस्ट्री जो होती है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करो ना आप। क्यों माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हर्डल्स पैदा कर रहे हो? क्योंकि माइग्रेंट वर्कर है वो किसी, आप कह सकते हो इकोनॉमिकली वीकर स्टेट से इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट में जाता है, काम करता है, तो इसका फ़ायदा एडवांस स्टेट को तो होता ही है, पर साथ साथ में उस वीकर स्टेट को भी होता है, क्योंकि वहाँ पर वो रेमिट करता है, रेमिटेंस भेजता है, कमाया हुआ पैसा भेजता है। तो उस दोनों स्टेट्स को इसका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट वर्कर अगर यहाँ पर आया, फॉर एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर हरियाणा का एग्जांपल ले लो, तो इनको यहाँ पर चीफ लेबर अगर अवेलेबल होती है तो कितना फ़ायदा होता है, रेवेन्यू कलेक्शन होना, और साथ में वो जब आते हैं तो अपने साथ में बहुत कुछ इंटीग्रेशन, इंडिया के लिए एक इंटीग्रेशन का काम भी क्या करते हैं माइग्रेंट लेबर्स की अगर बात करो, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अगर हमें वाकई में आगे जाना है ना, तो इंडस्ट्रीज में देखो, पहले ही इंडस्ट्रीज ने अपनी तरफ से बहुत बार हाईलाइट कर दिया है कि स्किल्ड लेबर फोर्स की बहुत कमी है। तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है ना, अगर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो हमें हायर लेबर इंटेंसिव सेक्टर को प्रमोट करना होगा, लेबर की स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो इन्वेस्टर्स को एक ऐसा सिग्नल सेंड करे कि जी आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं कि वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट है उसको भी कहीं निकाल ना ले जाए। इसलिए पेंडेमिक ने वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण मुश्किलें पैदा कर दी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, दूसरे स्टेट के लेबर्स के लिए, और रही सही में आप इस तरीके के और लॉज ला दोगे तो कितनी मुश्किलें पैदा हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये अपने आप में कंसर्न शो किए गए हैं राइट एडिटर के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉन्ग केस ऑफ शशाधर बिश्वास। देखो इस आर्टिकल में विवेक देबरॉय जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से सिविल केसेस हैं वो इतने लंबे खिंच जाते हैं कि उनकी रेलेवेंसी ख़त्म नहीं होती। इवन जो केस लड़ना शुरू करने वाली दोनों जो लिटिगेंट पार्टीज है ना, उनका तो डिमाइस हो जाता है और उनके बच्चे फिर केस लड़ते रहते हैं और वो केस अभी तक भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाते। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, आप देखो यहाँ पर एक केस बताया जा रहा है, उसी को हम सीधा पिक करेंगे कि कौन कौन से जज थे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा टू द पॉइंट बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो शशाधर बिश्वास और रमा देवी, इन दोनों के बीच का एक केस का एग्जाम्पल बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं। पर उस केस को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम समझते हैं कि सनी देओल की मूवी आपने देखी होगी तारीख पे तारीख, ये कोई इसी तरीके से नहीं बना अपने आप में कि हाँ बस मूवी में केवल एक चार्म डालने के लिए कुछ किया हो, बिल्कुल नहीं। देखो मूवीज़ में एग्जैक्टली वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। जैसे अभी आपने नोटिस की हो तो लेटेस्ट जो मूवीज़ आ रही हैं वो मैक्सिमम है पेट्रियोटिज्म पर बेस्ड, कि हाँ भाई देश के लिए देशभक्ति से संबंधित मूवीज़ ज़्यादा आ रही हैं। या फिर आप कह सकते हो
कि एकदम अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इंटेल क्या कर रहा है, इंडियन आर्मी क्या कर रही है, उन पे बेस्ड ज़्यादा मूवीज़ आ रही हैं अभी, क्योंकि ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है। तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे ऐसा ही कुछ था। अभी उसी चीज़ को बता रहे हैं कि अगर हम देखें तो बहुत सारे जजमेंट्स जुडिशरी ने दिए हैं और उनमें दो मैक्सिम्स निकल के आते हैं। एक तो जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, दैट मीन्स अगर आपने जल्दबाजी कर दी न्याय देने में, तो उसका मतलब मानो कि न्याय खत्म हो गया, न्याय वहां पर नहीं मिल रहा है। और उसका जस्ट ऑपोजिट भी करोगे, अगर जस्टिस डिले कर रहे हो तो वो भी जस्टिस बरिडी कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस केस में अब क्या समझना है हमें, वो ये कि सिविल केसेस की पर्टिकुलर यहां पर मेन बात कर रहे हैं राइटर, कि सिविल केसेस जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुद्दा हो, पैसों से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, है ना, तो उन केसेस में सबसे बड़ी चीज क्या निकल के आती है कि केस जो है वो 50-50 60 कई सालों तक चलते रहते हैं। आपने भी कई प्रॉपर्टीज देखी होंगी जिन पे लिखा रहता है कोर्ट स्टे, और वो कोर्ट स्टे का मतलब हो गया कि कोई सी भी पार्टी के काम की नहीं है अब वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर कि शशाधर विश्वास ने रमा देवी से 3,000 रुपए उधार लिए थे 1971 में। फिर वो पैसे रिटर्न करने थे, पर वो रिटर्न करने में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, बहाने देता रहा। फिर बात पहुंचती है डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट के पास में, वहाँ पर रमा देवी पहुंचती है वेस्ट बंगाल में कि भैया मेरे पैसे नहीं मिल रहे, मुझे मेरे पैसे दिलाओ। तो ऐसे में शशाधर विश्वास के खिलाफ में बातचीत होती है कि जी वो बोलता है कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। फिर एक ऑप्शन निकालता है वहाँ पर कोर्ट कि भाई 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में तू पैसे रिटर्न कर दे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर वो 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे देने की बात आई तो भी उसने नहीं दिया, बोला मेरे पास नहीं है। पर रमा देवी को ये पता था कि भाई शशाधर विश्वास है ना, इसके पास में एक प्लॉट है और उस प्लॉट का साइज था 7,450 स्क्वायर किलोमीटर। आप केवल स्टोरी समझो, है ना, तो उस प्लॉट की साइज इतनी है। तो फिर कोर्ट ने ये कह दिया कि चलो ठीक है, इस प्लॉट का ऑक्शन कर देंगे, बेच देंगे, और उसके बाद में जो पैसा निकलेगा उसमें से रमा देवी को पैसा दे दिया जाएगा। भाई ऑक्शन होता है, ऑक्शन के अंदर मुखर्जी ब्रदर्स आते हैं और उन्होंने उस प्लॉट को खरीद लिया और उन्होंने बोला कि हम इस प्लॉट की रेट लगाते हैं 5500 रुपये। ठीक है, हाईएस्ट बिड यही आई। चलो ठीक है, कोर्ट ने कह दिया कि भई ये रमा देवी के पैसे बनते हैं 3360 रुपये, रमा देवी को दे दिया। और फिर उसके 3360 रुपये बनते हैं कि रमा देवी को दे दिए जाएंगे ऑक्शन होने के बाद में, ये प्लॉट देने के बाद में, और मुखर्जी ब्रदर्स को प्लॉट मिल जाएगा। कितना आसान चीज़ है ना ये, एकदम शॉर्टेड थी सारी चीज़ें। अब आ जाओ आगे। अब मुखर्जी ब्रदर्स को अप्रोच करता है विश्वास, शशाधर विश्वास, क्या सोच के कि भाई इनसे बातचीत कर लेता हूँ और कह देता हूँ भाई देख ऑक्शन को करो ख़त्म, आपने 5500 रुपये लगाए हैं ना, 5500 तो छोड़ो, क्या बोलते हैं 5500 तो छोड़ो, आप तो मुझे मेरा प्लॉट दो और इसके ऊपर आप अपनी जो बिड लगा रहे हो ना इसको कैंसिल कर दो आप तो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि रमा देवी तो उधर इंतजार कर रही है पैसों का, इधर आप देख सकते हो कि मुखर्जी ब्रदर्स ने फाइनल कर दिया था लेने के लिए, पर शशाधर विश्वास ने उनसे जाके बात कर ली कि बोले आप एक चीज़ करो, इस ऑक्शन को या तो ख़त्म करो या फिर आप कैसे भी करके थोड़ा टाइम और लगाओ, अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लॉट कहीं नहीं जाने वाला, वो ज़मीन यहीं पड़ी है। तो ये मुद्दा पहुंच जाता है 1992 में। 1992 में सेकेंड राउंड जब इस मुद्दे का स्टार्ट होता है, तब मुखर्जी ब्रदर्स एक तरफ, रमा देवी एक तरफ और शशाधर विश्वास एक तरफ, 3 पार्टीज इसमें तैयार हो जाती हैं। फिर आगे टाइम बीतता है, 2002 से लेकर 2005 तक के बीच में 4th राउंड आता है, 3rd राउंड आता है, एक यही केस चल रहा है। अभी फाइनली अब जाकर के 5th राउंड में 2021 तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। अब इस केस को लड़ कौन रहा आपको पता होना चाहिए, इनके बच्चे, क्योंकि ये तो मर लिए। ठीक है, इनका तो हो गया डिमाइस। तो ये एक एग्जाम्पल है जी कि क्या शो हो रहा है यहाँ पर सीधी सी एक चीज़ आ रही है कि शशाधर विश्वास जो है, उन्होंने जो क्रिमिनल प्रोसीजर को सिविल प्रोसीजर कोड है CPC 1908 का, उसमें इतने लूप होल्स निकाले हैं कि अपने काम को डिले पे डिले कराते रहे और ये वर्डिक्ट आने ही नहीं दिया। और आप देखो कि इस वर्डिक्ट को देते टाइम पे जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने यहाँ तक अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया, बोला इस केस को लॉ स्कूल के सिलेबस में ऐड करवा दो, जिससे कि बच्चे पढ़ें, लॉ स्टडी करने के लिए जो भी बच्चे आए वो, जिससे कि उनको पता पड़े कि कैसे लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं लिटिगेंट्स। तो ये एक मैटर है जो शो करता है कि वाकई में
कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर लॉज में कमियां हैं। अभी तक भी इतना ज़्यादा डिले होता चला जाता है कि बस लोग जो हैं वो तो, रमा देवी तो कब की चली गई होंगी, ठीक है, इसी तरीके से साधारण विश्वास भी नहीं है और अब केस लड़ रहे हैं उनके बच्चे। बोला इस तरीके की चीज़ें हमें कवर करने की ज़रूरत है। बस यही केस है मेन, कि डिले पे डिले। और आपने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देख लिए होंगे कि लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं, डिले कर दिया जाता है और वो चीज़ें वहीं की वहीं अटकी रहती है, ठीक है, आगे कुछ नहीं बढ़ता, ठीक है। तो सिविल केसेस को जितना जल्दी हम ख़त्म कर सकें उतना फ़ायदे की चीज़ रहेगी। और इसके लिए राइटर एक सजेशन दे रहे हैं, वो जानते हैं। वो है यहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये एक कैपेबल ऑप्शन निकल के आ सकता है। क्योंकि एक केस, सिविल केसेस की अगर बात करें तो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, पर हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ खप जाती हैं और अभी तक भी मुद्दे सॉर्टेड ही नहीं होते, ठीक है। तो सिविल केसेस सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिविल केसेस अगर अटके रहते हैं तो उसका फिर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्योंकि कोई सी भी पार्टी उसको प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ भी तो करना चाह सकती है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्रैक्ड ग्रीन। देखो इसमें सारी चीज़ें हमने देख ली। क्रिस्टोफ जेफ्रेलट एंड हिमल ठक्कर के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, ये सारा हम जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि क्या कमिटमेंट लिए हमने सारे। COP21 पेरिस में भी हमारे क्या कमिटमेंट्स थे वो भी हम अच्छे से जानते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने इन्वेस्ट नहीं किया है सोलर एनर्जी में, ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके आगे टारगेट जो है, अभी रिसेंटली देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया है कि कंट्री में लगभग 100 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो ज़्यादा जो है मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट में है। मतलब 100 गीगावाट में 78% तक की, अगर मतलब 78 गीगावाट की बात करें तो वो सोलर या विंड एनर्जी पे बेस्ड है। 2022 का टारगेट लिया हुआ था 175 गीगावाट इंस्टॉलेशन का, है ना, टोटल रिन्यूएबल, जिसमें 100 गीगावाट तो एनर्जी कौन सी थी, सोलर, 60 थी विंड और बची हुई बायोमास और वो डिपेंड दूसरी चीज़ें हो गई। तो ऐसे में जो अपना कमिटमेंट है वो था कि भाई 2022 आते आते 40 गीगावाट तक सोलर एनर्जी, सोलर पैनल जो है वो रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक टारगेट और है 2030 आते आते 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रोड पे व्हीकल होंगे, जो नए व्हीकल सेल होंगे उनमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन सारी चीज़ों की कंपैटिबिलिटी देखी जाए, ठीक है, तो हमें पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर चलना है तो 80 to 95% तक व्हीकल्स है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। एक तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि हम वाकई में चाहते हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हमने जो हमारे कमिटमेंट दिए हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि जितने भी व्हीकल सेल हो 2030 आते आते हैं उनमें से 80 to 95% के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेलिंग होनी चाहिए। और 2040 आते आते रोड पर केवल और केवल नए व्हीकल अगर उतरें तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही उतरने चाहिए। पहली चीज़ यहाँ पर आ गई नई। और एक ये यहाँ पर हम बता सकते हैं कि रिसेंटली ऊपर वाला 100 गीगावाट वाला इंस्टॉलेशन, दो चीज़ नहीं आ गई। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आगे सब्सिडीज़ की बात करें। हम एक तरफ बात करना चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी हमारे रिड्यूस करें, पर रियलिटी ये है कि जिस तरफ हम सोलर पैनल्स को इनको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो उसमें लगभग हम 5.2 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट या सब्सिडी के तौर पे हेल्प दे चुकी है सरकार, ठीक है। इसके जस्ट उलट अगर फॉसिल फ्यूल में सब्सिडी की बात करो तो आप देख सकते हो लगभग 245 ट्रिलियन रुपीज़ 2015 से 2019 के बीच में, 2015 से 2019 के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा सोलर पैनल्स को या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 5.2 ट्रिलियन रुपीज़ का सपोर्ट दिया गया है सब्सिडी के तौर पे। जबकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड कोल पावर प्लांट्स हैं उनको आप देखोगे तो कितना ज़्यादा सपोर्ट दिया गया है, 245 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है। तो ये अपने आप में अभी भी एक स्कोप क्या, एक ऑप्शन चीज़ क्या दिखा रहा है, हाईलाइट क्या कर रहा है कि हम अभी भी कोल पे डिपेंडेंसी को कम नहीं कर पा रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पर जो कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो आने वाले टाइम पर कोल का जो प्रोडक्शन है
इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोल प्रोडक्शन है, वो अभी आप देख सकते हो कि 1 बिलियन टन और राइज होगा। अब आप देख सकते हो करंटली 2020-21 में 716 मिलियन टन तक प्रोडक्शन कर होता है कोयले का, जो कि 1 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा। तो ये तो क्या हो रहा है कि सीधी सी बात है कि कोल की प्रोडक्शन हम कम नहीं कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन लगातार है। ये यहाँ पर बात क्या आ रही है कि हमने कमिटमेंट किया है और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, आप ये ध्यान रखें कि इंडिया की जो कमिटमेंट है खुद की, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा, इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कोल फायर पावर प्लांट बेस्ड सिस्टम चलाने वाला कंट्री है, आप ये मानो, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हिसाब से देखें तो कोल कैपेसिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, वो 2021 में 202 गीगावाट तक हैं, जो कि बढ़ करके 266 गीगावाट हो जाएंगे 2029-30 आते हैं। मतलब कोल बेस्ड पावर प्लांट जो हैं उनकी कैपेसिटी राइज भी होगी। इसके आगे अगर चलें, एक सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोल में या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने की इतनी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं दी है। इसके लिए आप देख सकते हो कोल सब्सिडी, कोल में जो सब्सिडी मिलती है वो भी 35% ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये भी अपने आप में डिस्करेजिंग एक फैक्ट निकल के आ रहा है। इसके आगे आप देख सकते हो जून 2020 में गवर्नमेंट ने 41 कोल माइनिंग ब्लॉक्स की ऑक्शन करी है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी बुला लिया है। ये पहली बार हुआ है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी बुलाया गया है कोल माइनिंग के लिए। तो आप जो टारगेट लेकर के चल रहे हो वो कैसे काम करेगा। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अकॉर्डिंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत जो भी बातें की गई थी उनके हिसाब से इंडिया की परफॉर्मेंस हाईली इनसफिशिएंट बताई जा रही है। इसके आगे आप देख सकते हो कि ब्रिटिश पेट्रोलियम स्टडी के हिसाब से देखें, उनका ये कहना है कि 2040 आते आते इंडिया में जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, उसमें 48% तक कंट्रीब्यूशन रहने वाला है एनर्जी इसका, कोल का। तो इस तरीके से आप कह सकते हो प्राइमरी कंजम्पशन रहेगा कॉमर्शियल फ्यूल के तौर पे किसका, कोल का, ठीक है। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन तब तक भी कितना ही रहने वाला है, केवल 16%। तो ये भी अपने आप में ये शो करता है कि हम अभी तक भी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हमारा कार्बन एमिशन है ना, वो कम नहीं होने वाला है। इवन 2040 आते आते हमारा कार्बन एमिशन कितना हो जाएगा, आज जितना हम एमिट करते हैं उसका जस्ट डबल, कितना, 5 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन हमारा होना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया का अगर शेयर देखें ना ग्लोबल एमिशन में, वो जो है अभी 7% है, जो कि बढ़कर के 2040 आते आते 14% तक हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर राइटर्स के द्वारा बताई जा रही है, अगर जिस तरीके से हम चल रहे हैं यही कंटिन्यू रहता है तो। फिर आगे राइटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि 2009 में कोपेनहेगन समिट हुई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है COP15 कोपेनहेगन, ओके फाइन, चलो कोई नहीं। 2009 में कोपेनहेगन समिट, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो चलो कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन सी थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 थी, 12 थी, कौन सी थी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कोपेनहेगन में COP15 हुआ था, ठीक है ना। तो इंडिया भी इसमें कोalition कंट्रीज का पार्ट था, पर आप देखो इमर्जिंग इकोनॉमीज तो थी, उसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व थे, पर जितना इंटरेस्ट यूरोप ने दिखाया उतना इंटरेस्ट किसी की और दूसरे किसी की प्लेयर ने नहीं दिखाया कि कैसे भी करके, जिसमें इसमें क्या कमिटमेंट हुआ था कोपेनहेगन में कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र दिया जाएगा और साथ में $100 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। तो यूएसए ने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ ने अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिया था। COP21 की बात भी करें तो फ्रांस ने और इंडिया ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो भी स्टार्ट किया, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, इवन COP26 में भी, तो बोला इंडियन इमेज जो है वो तो देखो अच्छी खासी हाईलाइट हुई है, बट जब ये बैकग्राउंड में हम देखते हैं जो एक्टिविटीज़ अभी हो रही हैं वो थोड़ी सी एनकरेजिंग नहीं दिखती। तो इंडिया का जो ग्रीन फेस है, खुद का ग्रीन फेसेड इंडिया, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक्चुअल में
कहते हैं ना कि जो बात आपने बोली वो आप करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और दूसरा, हमने 2070 का नेट जीरो टारगेट भी फिक्स कर लिया है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए बोला बहुत दूर का सपना है। वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनको देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जिम्मेदारी है इस केस में, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी जिम्मेदारी कम नहीं बनती कि अपनी इकोनॉमीज़ को डीकार्बोनाइज करें, ठीक है। तो यही चीज़ बताई जा रही है। और बाकी हमने देख ही लिया था कि लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, LMDC, इनका 224 कंट्रीज़ का ग्रुप बना है, जिसमें इंडिया, चाइना, मलेशिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ ने मिलकर के और अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि जी बात ऐसी है कि $100 बिलियन का सपोर्ट तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रोवाइड करें, जिससे कि हम हमारे जो कार्बन पे डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी, उसको रिड्यूस कर सकें और एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। और अफ्रीकन कंट्रीज़ और इंडिया ने मिलकर के तो ये कहा है कि 2030 के बाद से क्लाइमेट चेंज को अगर कंट्रोल करवाना है, सही में करना है, तो हमें $1.3 ट्रिलियन तक का सपोर्ट मिलना चाहिए एनुअली, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है, कल भी देखा था हमने ये मुद्दा न्यूज़ वाले सेक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, टेकिंग अ नी स्टैंडिंग टॉल। देखो, अभी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कल कंप्लीट हुआ है, आपको पता ही है, जिसमें न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गई है, इंग्लैंड को आउट कर दिया है। वैसे पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंडिया टीम आउट हो गई, ठीक है, जो सुपर 12 का कंपटीशन था उसी से, और साउथ अफ्रीकन टीम भी वहीं से आउट हो गई। पर टीम्स के आउट होने के बावजूद दोनों के जो कप्तान हैं उनका जो स्ट्रेचर है या उनका जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया। कैसे कि जो एक मोमेंट चल रहा है, टेकिंग अ नी, घुटने के ऊपर झुकना थोड़ा सा, ठीक है, एक घुटने के ऊपर झुकना और गर्दन झुका करके हाथ उठाना, ठीक है। तो उस चीज़ को शुरू करने में विराट कोहली ने, और उधर आप देखो जो तेम्बा बवूमा जो है साउथ अफ्रीकन कैप्टन, जो कि खुद ब्लैक हैं, तो उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर उस मूवमेंट को कंटिन्यू किया। और एक तरफ देखें तो साउथ अफ्रीका में हमें पता है कि अपार्थेड का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड रहा था। इवन जब तक नेल्सन मंडेला जेल में थे तब, और जो ब्लैक्स को इक्वलिटी वाले राइट्स नहीं दिए गए थे, तब तक इंडिया और साउथ अफ्रीका के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, ठीक है। इवन इंडिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मैचेस तक नहीं होते थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर जैसे ही ब्लैक्स के लिए अच्छे खासे राइट्स देना शुरू किया और वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद में इंडिया और साउथ अफ्रीका की रिलेशनशिप देखो आप कितनी आगे बढ़ रही है। तो साउथ अफ्रीका में तो रंग भेद की प्रॉब्लम है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और हमारे यहाँ पर रिलीजन को लेकर के मुद्दा आता है। तो जैसे ही हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच आ रहे थे तो आपको पता होगा कि मोहम्मद शमी के खिलाफ में बहुत सारे स्टेटमेंट्स देने लग गए थे, सोशल मीडिया के ऊपर हर कुछ कमेंट आने लग गए थे। फिर जाकर के विराट कोहली ने और BCCI ने अपनी तरफ से डिफेंड किया कि रिलीजन का कोई लेन देन नहीं था, और वो जो परफॉर्मेंस है वो ऑन द स्पॉट पूरी टीम की थी, ठीक है ना। और इधर आप देख सकते हो कि तेम्बा बवूमा का जो मेन है काम वो ये कि टेक अ नी, दैट मीन्स घुटने पर झुक कर के, और ब्लैक लाइव्स मैटर, ये जो मोमेंट है जिसमें कि वाकई में इस प्लेनेट अर्थ पर जो लोग भी जिंदा हैं वो सब लोग अपनी एक डिग्निटी रखते हैं, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो उन चीज़ों को दोनों ने अपनी तरफ से हाईलाइट किया है। तो ये चीज़ है। तो स्पोर्ट्स जो है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है। अपने आप में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बहुत एनहेंस करने के लिए। टीम वर्क आता है उससे, ठीक है। आप खुद एक्सपीरियंस करते होंगे जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो टीम वर्क आता है, और टीम वर्क जब आना शुरू होता है एक इंसान को तो फिर वो कोई भी काम को आसानी से कर पाता है, ठीक है ना। तभी तो आप कभी आपने नोटिस किया हो जब एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कभी कोई अपनी पार्टिसिपेशन के बारे में बताओ कि भाई हम ऐसे ऐसे खेलते हैं, मैंने ये वहाँ यहाँ पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ आपकी स्किल्स में एक प्लस पॉइंट ऐड होता है कि हाँ, आपको टीम वर्क या टीम के साथ में एडजस्ट करना, ये एक लीडरशिप का काम आपने किया हुआ है, लीडर का काम आपने किया हुआ है, तो उससे भी आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है और उसका इम्पैक्ट जो है वो सामने बैठने वाला जो इंडिविजुअल है उस पर सीधा जाता है, चाहे आप कोई इंटरव्यू ही क्यों ना दो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है जो हमने देखी मेन। बाकी तो देखो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को एक्सप्लोर किया जा रहा है जो इतना मुझे लगा नहीं काम का।
तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।